स्टूडेंट, तो अगेन मैं आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसे मैं कंटिन्यू करूंगा। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चंस करवाया था और जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन है वो मैं आज कराऊंगा। ओके, तो आपका 11th क्वेश्चन क्या है? 11th क्वेश्चन आपका ये है कि इफ अ स्फीयर ऑफ बैड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन surface, inside the surface, only inside the surface, none। ओके, तो देखो यदि आप किसी बैड कंडक्टर है कोई, उस पर आप यदि चार्ज देते हो तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे वॉल्यूम में। ओके, वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपका। तो यदि ये वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इनसाइड द सरफेस भी होगा और सरफेस भी होगा। ओके, यदि ये पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इनसाइड द सरफेस भी होगा और वो सरफेस पे भी चार्ज आएगा। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि ऑप्शन ए आपका सरफेस है, तो ये करेक्ट नहीं है। सरफेस पे भी होगा, इनसाइड द सरफेस भी होगा। इनसाइड द सरफेस ये भी पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। ओनली इनसाइड द सरफेस ये भी पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। ओके, सरफेस पे भी होगा और इनसाइड द सरफेस भी होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? नन, द ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ द क्यूब विथ साइड ऑफ लेंथ ए इफ अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट कॉर्नर ए ऑफ द क्यूब। ओके, देखो आप एक यहाँ क्यूब दिया है और इस क्यूब के कॉर्नर में एक चार्ज है ए। ओके, इस क्यूब के कॉर्नर ए पे क्या है? चार्ज है। तो आपसे पूछा ये गया है कि टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ द क्यूब, मतलब ये कि ये जो क्यूब है इसके सारे फेसेस से फ्लक्स कितना होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? ऐसे सिचुएशन में हम जस्ट अपने से एक अरेंजमेंट करते हैं, एक सिमेट्रिक अरेंजमेंट करते हैं, ताकि ये जो चार्ज है वो अरेंजमेंट के सेंटर पे आ जाए। मतलब ये कि मैं एक ऐसा अरेंजमेंट करूँगा ताकि एक क्लोज फिगर बन जाएगा, सिमेट्रिक क्लोज फिगर बन जाए और उस फिगर के सेंटर पे कौन सा चार्ज आ जाए? ये चार्ज आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? देखो, आपको एक क्यूब दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा 7 क्यूब और लाता हूँ और किस तरह अरेंज करता हूँ? इसे मैं कुछ इस प्रकार अरेंज करता हूँ। एक क्यूब मैं यहाँ रख दूंगा ऐसे, एक इसके सामने और एक इसके सामने, तो ये 4 क्यूब हो गया। और इसी तरह आपका 4 क्यूब ऊपर में रख दूंगा ऐसे ऐसे। ओके, तो ये जो आपका चार्ज है ऊपर ने बल्कि नीचे ऐसे में रख दूंगा, सॉरी, ये नीचे में रख दूंगा 4 क्यूब। तो ये जो आपका चार्ज है वो सेंटर पे आ जाएगा। मैं जस्ट इसे आपको दिखाता हूँ कैसे इसे मैं अरेंज करूँगा। तो देखो, ये आपका 8 क्यूब का अरेंजमेंट है। ओके, और ये कुछ इस प्रकार है ताकि ये जो चार्ज ए पे जो ये चार्ज है वो कहाँ पे आ जाए? सेंटर पे आ जाए। तो देखो आप, ये टोटल कितना क्यूब है? 8, 1 2 3 4 और इसके पीछे 4, 8 क्यूब है। तो गॉस थ्योरम से आपका जो फ्लक्स होगा ये पूरे फिगर से, ये पूरे अरेंजमेंट से, ये 8 क्यूब से वो कितना होगा? वो आपका हो जाएगा फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बट ये कितने क्यूब के फेसेस से है? ये टोटल 8 क्यूब के फेसेस से है। ओके, तो एक क्यूब के फेसेस से कितना होगा जो हमें पूछा गया है? वो हो जाएगा आपका एक क्यूब के फेसेस से, ये 8 क्यूब के फेसेस से है तो ये क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा एक क्यूब के फेसेस से। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्शन, नेचर ऑफ चार्ज, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर आपका होगा ऑल ऑफ दीज। कैसे होगा? जस्ट आप समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कैसे आपका ये इंफॉर्मेशन देता है फील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्शन और नेचर ऑफ चार्ज के बारे में। तो आपको पता होगा कि यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कुछ इस प्रकार आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा क्राउडेड होगा, नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट जो वॉल्यूम होगा या नंबर लाइन डेंसिटी जो होगा जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। या तो आप ऐसे बोल सकते हो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा क्लोज होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो सपोज मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है।
तो देखो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, बी के। क्यों? क्योंकि ए के पास आपका फील्ड लाइन का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, ज़्यादा क्लोज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और बी पे थोड़ा दूर दूर है। ओके, तो इस प्रकार ये हमें क्या बताता है, स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। अब बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे देता है? सपोज ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और हमें किसी भी पॉइंट पे सपोज ये पॉइंट ए है, यहाँ पे हमें जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो इस पॉइंट में मैं जस्ट क्या करूँगा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। तो ये जो टेंजेंट होगा वो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें बताएगा। ओके, और अब नेचर ऑफ चार्ज, तो आपको पता होगा कि कोई भी पॉइंट चार्ज है यदि वो पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। ओके, और यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें टर्मिनेट करेगा रेडियली। ओके, यदि ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि यदि पॉइंट चार्ज पॉजिटिव होगा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका रेडियली आउटवर्ड हो रहा है तो क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, और यदि ये इन कर रहा है किसी पॉइंट पे तो वो पॉइंट आपका नेगेटिव चार्ज होगा। इस प्रकार आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following figures represent the electric field lines due to a single negative charge। ओके, तो देखो मैंने जस्ट बोला कि एक कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगा, रेडियली इनवर्ड, और पॉजिटिव चार्ज से कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड। ओके, तो ये देखो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, इसमें आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रेडियली इनवर्ड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इम्प्लाइज दैट, मतलब कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है या ये क्या बताता है। तो आपको पता होगा कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, बट ये कंप्लीट स्टेटमेंट न तो ए में है न तो बी में, ये आधा आधा स्टेटमेंट है। ओके, तो न तो ए होगा न तो बी होगा। अब आप देखो ऑप्शन सी, ये क्या है आपका, द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ये भी आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट नहीं है। डी देखो, साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज परमिसिबल, यही आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बता रहा है ऑप्शन डी कि साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज परमिसिबल। ये कैसे, इसे समझते हैं। देखो, यदि एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, ओके, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इनिशियली ये न्यूट्रल है। क्या है इनिशियली, ये न्यूट्रल। ओके, यदि बॉडी ए से बी में एक मैं इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करूं तो ए से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इसमें +1 का पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसमें -1 का एक नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अभी भी ओवरऑल क्या है, ये न्यूट्रल है, +1 -1 ओवरऑल क्या हो जाएगा, सिस्टम न्यूट्रल हो जाएगा। और ये पॉसिबल कैसे हुआ, पॉसिबल इसलिए हुआ कि साइमल्टेनियस क्रिएशन हो रहा है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। ओके, एक कहीं यदि 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो कहीं 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है साइमल्टेनियसली। ओके, तो इससे ये होगा कि बॉडी आपका ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा। ओके, तो साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज परमिसिबल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फार इज, कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज आपका ऑब्जर्व किया गया है। तो देखो आप, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है। ओके, क्योंकि चार्ज डेवलप क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण, और मिनिमम जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है वो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, यदि इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, ये आपका क्या है, ये आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंप्लाइज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें क्या बताता है।
चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल, देयर इज मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज कांट बी क्रिएटेड। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये होता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा जो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है उसके। ओके, तो इस स्टेटमेंट को यहाँ कैसे लिखा गया है, ये आपका सी स्टेटमेंट देखो, देयर इज मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को ही बता रहा है। कैसे बता रहा है इसे समझते हैं। किसी भी बॉडी पे यदि चार्ज डेवलप हो रहा है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यदि ट्रांसफर होगा या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो दो इलेक्ट्रॉन होगा या तो तीन इलेक्ट्रॉन होगा या तो चार, ऐसे आपका क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ जो इलेक्ट्रॉन में चार्ज है उसी के मल्टीपल में आपका क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, ऐसे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन या 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो आप एक चीज़ देखो, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन होगा, तो मिनिमम जो डिफरेंस है वो कितना का है, एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है उतना का। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम चार्ज जो पॉसिबल है वो क्या है, वो है जो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होगा वही मिनिमम चार्ज पॉसिबल है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि मिनिमम मैं एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता हूँ, एक से कम नहीं कर सकता हूँ, और यही आपका क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, सो देयर इज minimum permissible magnitude of charge. Now the next question, uniform electric field is conservative, non-conservative, somewhere conservative, somewhere non-conservative, none of the above. Okay, तो देखो आप इसमें क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले समझते हैं कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो वैसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, मतलब ये कि यदि मेरे पास कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, मैं चाहे पॉइंट ए से भी इस पाथ से जाऊं 1 से या 2 से या 3 से, ओके, किसी भी पाथ से जाऊं, यदि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तीनों केस में इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है, तो आपका जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब वर्क डन इन पाथ 1 इज इक्वल टू वर्क डन इन पाथ 2 इज इक्वल टू वर्क डन इन पाथ 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका फोर्स होगा वो क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें यदि मैं एक चार्ज को मूव कराऊं तो वर्क डन बाय जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an electron and proton are placed in the same electric field, what will be the ratio of their acceleration। देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो आपका चार्ज होता है वो सेम होता है, मैग्नीट्यूड। यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो फोर्स जो एक्सपीरियंस करता है कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में वो Q इंटू ई होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में फोर्स, ये जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो सेम है और दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में बराबर होगा। ओके, दैट इज एफ इक्वल टू एफ पी। अब देखो आप, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर है। हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन, मतलब ए ई बाय ए पी क्या होगा, ये होगा एम पी बाय एम ई। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस। तो देखो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, यदि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को मैं ई से डिनोट करूं तो के ई स्क्वायर बाय
आर, ओके, आर स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ये होगा जी, यदि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं एम ई से डिनोट करूँ तो जी एम ई बाय आर स्क्वायर। तो यदि मैं एफ ई बाय एफ जी इसका मैं रेशियो लूँ, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो लूँ, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई स्क्वायर, ओके। अब देखो आप, के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹9 और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का होगा, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी आपका होगा 6.67 इंटू 10⁻11 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, तो इसका स्क्वायर, ओके। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपका होगा क्या, 9 इंटू ये 1.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू ये 9.1 का स्क्वायर। अब ये 10 का पावर में देखूँ तो ये -38 प्लस 9, तो ये -38 प्लस 9 आपका क्या होगा, ये आपका होगा -8 प्लस 39, इस ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻29, ओके। -38 ये हो जाएगा आपका क्या, जस्ट अ सेकेंड, 10⁻⁻38 प्लस 9, ओके। तो ये आपका हो जाएगा -29, 10⁻⁻29 और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका -62 एंड -62, ये जस्ट सेकेंड, ये आपका होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एक्चुअली होता है, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -62 और -11, ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻73, ओके। तो इसे जस्ट मैं सॉल्व करूँगा तो इसका वैल्यू आपको कुछ आ जाएगा, इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0.0417, ओके, इंटू 10⁻, ये क्या हो जाएगा -29 और ये आपका 73 ऊपर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44। डेसिमल को मैं एडजस्ट करूँगा तो ये आपका होगा 4.17 इंटू 10⁻42, ये आपका रेशियो होगा, बट ये ऑप्शन में आपका दिया नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका यही होगा, ओके। ऑप्शन से यहाँ गलत दिया हुआ है, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सो बाय एवरीवन।